बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लेक्चर का पहला दिन है। इसमें वीक 1 लेक्चर 1 और हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आईसीबी कॉलेज के अंदर। हम लोग कंप्यूटर साइंस को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं हमारे सामने जिनको आज हमने डिस्कस करना है, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसके बाद कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जो कि हमने पढ़नी है। उसके बाद बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर कैसे काम करता है। उसके बाद क्लासिफिकेशंस हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स की कैटेगरी के अंदर। और उसके अलावा हमारे पास है कि मॉडर्न यूज़ क्या है आजकल के कंप्यूटर में, कंप्यूटर का हमारे डेली लाइफ के अंदर। ये हमारे सामने है आपकी बुक और इसमें इंट्रोडक्शन इसके अंदर है कि जिसमें बताया गया है कि कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट, परफॉर्म ऑपरेशंस as processing on data at very high speed and produce the result। यहाँ पे एक चीज़ जो मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करनी थी कि इसको डेटा प्रोसेसिंग मशीन कहा गया है। और डेटा प्रोसेसिंग मशीन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। मतलब हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, हम लोग बाकी डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को पर्टिकुलर डेटा प्रोसेसिंग मशीन क्यों कहा जाता है। कंप्यूटर बेसिकली हमारे सामने एज अ वर्सटाइल मशीन है जिसमें हम बहुत सारे अलग अलग काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यही मशीन हमारे सामने है, इसमें हम गेम्स भी खेल सकते हैं, इसके अंदर हम ऑडियो वीडियो प्ले भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम अकाउंट्स का काम भी कर सकते हैं, कैलकुलेशंस का काम भी कर सकते हैं, इसके अंदर हम आप समझें कि वीडियोस बना भी सकते हैं, उनको एडिट भी कर सकते हैं। लाइक जो जहन के अंदर चीज़ आती है वो सारे के सारे काम हम कंप्यूटर मशीन के ऊपर कर सकते हैं। सो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये डेटा प्रोसेसिंग मशीन है जो कि काम करती है। सो डेटा प्रोसेसिंग मशीन का एक और एस्पेक्ट है जो कि आप को मैं बताना चाहूँगा कि मिसाल के तौर पर जिस तरह आजकल बड़ा ट्रेंड है इस चीज़ का कि वेदर के हवाले से फॉरकास्टिंग हो जाती है कि भाई कल बारिश होनी है या आज बारिश होनी है। तो ये कैसे होता है, मतलब इनको नौज़ुबिल्लाह कोई वही तो नहीं नाज़िल होती, डेफिनेटली नहीं होते, लेकिन फिर भी वो प्रेडिक्ट कर देते हैं। फिर भी वो कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन हमारे पास तो पाकिस्तान के अंदर इतना अच्छा सिस्टम नहीं है, लेकिन जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनमें वो मोस्टली एक्यूरेट डेटा उनको शेयर करते हैं अपने यूज़र्स को। यानी कि वो बता दें कि जी आधे घंटे के बाद बारिश हो जाएगी और आधे घंटे के बाद एग्जैक्ट बारिश होनी शुरू भी हो जाती है। तो हाउ कैसे करते हैं ये? असल में ये होता है कि उनके पास डेटा होता है, डेटा के बेस पे वो सारी प्रोसेसिंग करते हैं। लाइक कि मॉइस्चराइज हवा में नमी का तनासब क्या है, हवा में प्रेशर क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर, और डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स को मैच करते हैं पास्ट के डिफरेंट सिचुएशंस के साथ, जिसमें वो अंदाज़ा लगाते हैं कि जी इस बार मानसून की जो बारिश होगी इतने मिलीलीटर के हिसाब से होगी, इतनी तेज़ी के साथ होगी, क्या इसके साथ ज़ालाबारी भी होगी कि नहीं होगी, ड्यूरेशन कितनी होगी, एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ें इस कंप्यूटर के अंदर होती हैं। यानी कि एज अ डेटा इनपुट होती है, उसके बाद उसके ऊपर परफॉर्म होता है कोई एक्शन, डिफरेंट प्रोसेसिंग, और उसके बाद फिर उसके रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। सो इसीलिए इसको कहा जाता है एज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन। उसके बाद ये मशीन प्रोग्रामेबल है, यानी कि आप जिस मर्ज़ी से जिस तरीके का कोई प्रोग्राम आप इस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे, ये मशीन एग्जीक्यूट करने को कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होता है। यानी कि ये आप अपने मर्ज़ी से गेम बनाएं, अपने मर्ज़ी से कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, अपने मर्ज़ी से कोई सिमुलेशन बनाएं। सिमुलेशन, अच्छा, सिमुलेशन के अंदर
सिमुलेशन बेसिकली क्या होता है कि एक राइट बिहेवियर होता है एक्चुअल सिस्टम का। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोगों ने नाम सुना होगा, पाकिस्तान ने जो अपना प्लेन बनाया है F-17 थंडर, तो आपको क्या लगता है कि इनिशियली शुरू में ही जैसे नया पायलट आता है उसको इस जहाज़ के ऊपर बिठा दिया जाता है, राइट? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसकी वजह यह है कि ये बहुत कॉस्टली जेट्स होते हैं और इनको वो सिर्फ लोग यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्सपीरियंसड हों, जिनको पता हो उनके एक एक फंक्शन का, एक एक बिहेवियर का, सारी चीज़ों का पता हो। तो जब वो जहाज़ में चलाएंगे नहीं तो उनको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? तो इस काम को करने के लिए फिर ये हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं और इनके साथ डिफरेंट जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट की जाती हैं, प्रोसेसिंग सारी इसके अंदर होती है। और जब वो पायलट जो सिंपल एक नॉर्मल इस तरह की चेयर के ऊपर बैठा होता है लेकिन वो फील करता है कि वो जेट के अंदर बैठा हो, तो वो जब जहाज़ चलाता है, गिराता है, फिर उड़ाता है। और ये तो आजकल आप मार्केट के अंदर सिमुलेशन इस तरह की परचेज खुद भी कर सकते हैं। मतलब 10-15 लाख का टोटल सिस्टम लगता है जिसके अंदर आप घर बैठे अपना एनवायरनमेंट बना सकते हैं, जिसके अंदर आप फील करेंगे आप जहाज़ उड़ा रहे हैं, आप बोइंग ये 747 बोइंग उड़ा रहे हैं। मतलब ये इस तरह का, अब ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हैं इस कंप्यूटर के ऊपर, जिसको हम डेटा प्रोसेसिंग मशीन कहते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिवाइसेस से इनपुट लेता है और फिर एज अ आउटपुट आपको वो देता है जो आप चाहते हैं। तो इसलिए इसको डेटा प्रोसेसिंग मशीन कहा जाता है। इसके अलावा ये मशीन डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर बेस करती है। वो कंपोनेंट क्या हैं? हमारे पास ये सिस्टम यूनिट है एज अ मेन सिस्टम, जिसके अंदर प्रोसेसिंग या डिफरेंट इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अंदर इसमें बुनियादी तौर पर 3 पार्ट्स होते हैं या 3 सेक्शन आप कह लें। जिस तरह आप ये कीबोर्ड है, माउस है, और ये दोनों एज अ इनपुट डिवाइसेस के तौर पर काम करेंगे। यहाँ पे ये स्पीकर है, ये मॉनिटर है, ये एज अ आउटपुट डिवाइस के तौर पर काम करते हैं। और ये सिस्टम यूनिट एज अ डेटा प्रोसेसिंग मशीन के तौर पर काम करता है। सो ये डिफरेंट मतलब कंपोनेंट्स हैं जो कि एक मशीन के ऊपर एक मशीन के अंदर होते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर्स आर कंपोज ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, आगे हम जिसको अभी हम डिस्कस भी करने वाले हैं। सो ये बुनियादी तौर पर डिवाइसेस हैं जो कि कंपोज करते हैं एक पूरा सिस्टम। सो अ डिजिटल कंप्यूटर इज़ अ मशीन that can solve problem for people by carrying out instruction given to it। जैसे आपको अभी बताया कि जिस तरह का आप इनपुट देंगे और जिस तरह का आपको आउटपुट रिक्वायर्ड होगा उस तरह ये मशीन परफॉर्म करके देती है। आप चाहेंगे कि जी इसके अंदर हम PUBG चलाएं तो PUBG चलेगा, उसके अंदर आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी, उसी तरह का इनपुट आप जिस तरह आप देते हैं वो देंगे, आपको उसी तरह का मिलेगा। आप चाहते हैं कि नहीं जी यहाँ पे मैंने बैंकिंग सॉफ्टवेयर चलाना है तो बैंक का सॉफ्टवेयर इसी सिस्टम के ऊपर चलेगा। आप चाहते हैं कि नहीं जी मैंने तो वीडियो एडिटिंग करनी है तो वीडियो एडिटिंग के लिए यही सिस्टम है, एग्जैक्टली यही सिस्टम है। मतलब आप जैसे वो प्रोग्राम इसके ऊपर इसमें आप इंस्टॉल करते हैं और ये सिस्टम आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्राफिकल एडिटिंग मशीन के तौर पर। सो ये वही सिस्टम आपका मल्टीपर्पज़, तो इसीलिए इसको वर्सटाइल सिस्टम कहा जाता है, डेटा प्रोसेसिंग मशीन कहा जाता है। सो आप जिस तरह का प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने का कहेंगे उसी तरह का ये प्रॉब्लम सॉल्व करके देता है। ऑल डिजिटल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ प्रोसेसर्स, मेमोरीज एंड इनपुट डिवाइसेस, और ये सारे के सारे एक ही उसमें कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि ये सिस्टम जिसके अंदर इनपुट जाती है, इनपुट सिस्टम में हम देते हैं तो वो डायरेक्टली मेन मेमोरी में जाती है। अब मेन मेमोरी को आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के अंदर, जिसमें मेमोरीज़ के हवाले से सारी डिटेल्स हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल आप इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी का कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि आरजी मेमोरी होती है, जितना भी डेटा होता है सबसे पहले इस मेन मेमोरी के अंदर जाता है। मेन मेमोरी के बाद फिर ये ऊपर प्रोसेसिंग है जो जिसके 2 कंपोनेंट्स उन्होंने बताए हुए हैं, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट।
ये दोनों मिलके CPU, जिसको हम CPU कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके अंदर 2 पार्ट्स होते हैं। सो ये दोनों पार्ट्स कंट्रोलिंग और प्रोसेसिंग पार्ट कहा जाता है कि ये पूरे ओवरऑल सिस्टम को कंट्रोल करता है और ये हमारे पास प्रोसेसिंग का काम करता है। यानी कि ये कहेगा कि भाई फ़लाँ इनपुट आनी चाहिए, फ़लाँ को रोको, फ़लाँ को भेजो, मेमोरी के अंदर इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है उसको जगह दो, फ़लाँ प्रोग्राम को निकाल दो। लाइक इस तरह की जितने भी जो कंट्रोलिंग पार्ट होता है वो सारा का सारा प्रोसेसर के इस पार्ट से हैंडल हो रहा होता है। और दूसरे एंड पे ये प्रोसेसिंग जिसके अंदर जो अर्थमेटिक लॉजिकल, अर्थमेटिक तो समझ में आता है, अर्थमेटिक का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन लाइक दैट। लॉजिकल यूनिट क्या है, लॉजिक किसको कहते हैं? लॉजिकल यूनिट बुनियादी तौर पर कहा जाता है कंपेयर करना 2 डिफरेंट वैल्यूज़ को। यानी कि हम कहते हैं कि जी विंडोज़ के डेस्कटॉप पे हम आ गए और वहाँ पे वो पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड हम एंटर करते हैं, एंटर होने के बाद हमारे सामने डेस्कटॉप आता है या फिर नहीं आता है, वो कहता है कि जी आपका पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो आप इस चीज़ को कैसे मैनेज करते हैं या सिस्टम ये कैसे करता है, कहाँ पे ये काम करता है? तो ये लॉजिकल यूनिट के अंदर करता है, जहाँ पे डेटा को कंपेयर करना होता है। तो वो कहेगा हाँ ठीक है, हाँ नहीं ठीक, सिंपल। सो ये इस तरीके से ये बेसिकली आपका प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर हो रहा होता है। इसका दूसरा डायग्राम आप देखेंगे, सिंपल उन्होंने बताया हुआ है कि ये इनपुट डिवाइसेस हैं, मेन मेमोरी के अंदर डेटा आता है, मेन मेमोरी के बाद ये फिर कंट्रोलिंग जो ये CPU देखें, यहाँ पे उन्होंने CPU बताया कि ये ओवरऑल जो बिलो बैकग्राउंड है ये एज अ CPU है और उसके 2 पार्ट्स हैं, कंट्रोल यूनिट, AL यूनिट। तो ये प्रोसेसिंग के लिए जाता है, प्रोसेस होने के बाद वापस मेन मेमोरी में आता है। मेन मेमोरी के बाद या तो ये चला जाता है हार्ड ड्राइव, जिसको बैकिंग स्टोरेज कहा जाता है, यानी कि USB भी हो सकती है या फिर आपकी कोई हार्ड ड्राइव हो सकती है, या फिर ये मॉनिटर या फिर किसी आउटपुट डिवाइस के तौर पर वहाँ पे डिस्प्ले पे चला जाता है। तो ये प्रोसेसिंग यहाँ से इनपुट आई मेन मेमोरी के अंदर, मेन मेमोरी से फिर प्रोसेसिंग के लिए गई, वापस मेन मेमोरी आई और यहाँ से फिर वो डेटा हार्ड ड्राइव के साइड पे भी जा सकता है और बाकी जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसकी तरफ भी जा सकता है। तो ये बेस करता है कि रिक्वायरमेंट किस तरह की है, आया वो स्पीकर से आउटपुट जाएगा या मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर जाएगा या प्रिंटर के ऊपर जाएगा, या फिर हम सेव कर रहे हैं तो एज अ आउटपुट हमारा सेव होगा अपने सिस्टम के अंदर। सो ये बेसिकली हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग का जो पोर्शन है इसके अंदर इस तरीके से काम करता है। सो हमने अपना पहला टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, ये हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है कंप्यूटिंग डिवाइसेस। यहाँ पे टाइपिंग मिसमैच है, टाइपिंग की गलती है, यहाँ पे कंप्यूटिंग डिवाइसेस है ये। सो ये कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट करते हैं इन डिवाइसेस को जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे सामने है वॉशिंग मशीन। अब आजकल की जो मशीन्स हैं, अब इसके अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटेड हैं, यानी कि आप इसके अंदर बस कपड़े अंदर इसमें बंद करें, बटन दबाएं और ये कपड़े धो भी लेगा, इसको मतलब साफ़ भी कर लेगा, इसमें सरफ भी लगाएगा, इसको फिर धो भी देगा, फिर वापस सुखा भी देगा और सम टाइम सुखाने के अलावा इसको सारी चीज़ें नचोड़ के, जैसे आपने सूखे हुए इसके अंदर कपड़े डाले थे उसी तरीके से भी वापस निकालते हैं। सो ये डिफरेंट फंक्शन हैं जो कि इसी मशीन के अंदर सारी चीज़ें डिजिटलाइज तरीके से हो रही होती हैं। तो क्या हम इसको कंप्यूटर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, बिकॉज जिस तरह आपकी बुक के अंदर लिखा है कि ये ऑल मशीन्स कंपोनेंट्स are devices that contain embedded specialized computers are called computing devices. For example ATM और डिफरेंट ये यहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो इनको क्या कहा जाता है? यहाँ पे स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स। स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मशीन्स जिस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर इस मशीन का काम है सिर्फ कपड़े धोना। हम कहेंगे कि भाई इसमें चाय गर्म करो, नहीं करेगा। हम कहेंगे भाई हमने वीडियो एडिटिंग करनी है, नहीं करेगा, बिकॉज कि इसका जो पर्पज़ है वो डिफाइंड है कि ये इसके टोटल फंक्शंस हैं
और इन फंक्शंस के अलावा ये सिस्टम ज़्यादा काम नहीं कर सकता। आप विद इन इस सर्कल के जो काम पहले से बताया गया है वो काम ये कर सकता है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। सो इसको कहते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस। या फिर हम लोग इसी सिस्टम के अंदर एक और एग्जांपल लेते हैं माइक्रोवेव ओवन के। माइक्रोवेव ओवन इसी तरीके से एक डिवाइस है जिसके अंदर उसके अपने फंक्शंस बताए गए हैं कि ये खाने को गर्म करेगा, ये कुकिंग का काम करेगा, और उसके जितने डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो विद इन सर्कल, जिस तरह हमने वॉशिंग मशीन को चेक किया इसी तरीके से इस डिवाइस के अंदर भी कुछ फंक्शंस डिफाइन कर दिए गए हैं। सो इन डिफाइंड फंक्शंस के अलावा इसकी कैपेसिटी नहीं है कि वो ज़्यादा काम कर सके। से इसीलिए इन डिवाइसेस को कंप्यूटिंग डिवाइस कहा जाता है, जो स्पेशल पर्पस के लिए इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया जाता है, चिप लगा दी जाती है, और वो उसी तरीके से काम करते हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट या इसके बुनियादी मकासद में से जो काम है वो काम होता है। सो ये बुनियादी तौर पर हमारे पास कंप्यूटिंग डिवाइसेस का सेक्शन जो कि हमने कवर अप कर लिया। उसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस जो मैंने आपको एक्सप्लेन की, उनका मकसद और पर्पस भी बता दिया। उसके बाद तीसरा जो है हमारे पास टॉपिक है बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। वो ऑलरेडी हम पहले भी काम कर चुके हैं, दिखा चुका हूँ आपको कि ये बुनियादी तौर पर इस तरीके से ये इनपुट डिवाइसेस के तौर पर डेटा होता है, और मेन मेमोरी के अंदर ये डेटा जाता है। मेन मेमोरी के बाद फिर ये सीपीयू में जाता है, और सीपीयू के बाद प्रोसेसिंग उसके अंदर होती है, और एएलयू का जो पार्ट है वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट होता है वापस मेमोरी के अंदर आता है। मेमोरी से फिर ऑनवर्ड ये आउटपुट डिवाइसेस की तरफ जाता है, जिसके अंदर स्पीकर भी हो सकता है, जिसके अंदर मॉनिटर भी हो सकता है, या फिर कोई और जो प्रिंटर हो सकता है। तो ये डिफरेंट जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, मतलब जिसमें यूज़र को कुछ पता चले, यानी कि स्पीकर वो सुनेगा, प्रिंटर आउट में वो देखेगा, स्क्रीन के ऊपर वो देखेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एज आउटपुट कम्युनिकेट करता है सिस्टम यूज़र के साथ। तो यूज़र जब इन चीज़ों को देखता है तो उसको उसीलिए हम फिर कहते हैं कि ये आउटपुट है। बेकिंग स्टोरेज के अंदर यही चीज़ जब हम सेव करते हैं फॉर फ्यूचर पर्पस के लिए, या फिर फॉर द टाइम बिंग टेम्पररी मकासद के लिए कि फिर इसकी दोबारा इसकी क्यू के अंदर बारी आनी है और वो फिर प्रोसेस होगा, तो आर्जी तौर पर हम इसको बेकिंग स्टोरेज के ऊपर एज आउटपुट के तौर पर सेव करते हैं। तो ये बेसिकली प्रोसेसिंग का पार्ट है, इसका बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर है, जिसके अंदर हम लोग उसके प्रोसेसिंग पार्ट, आउटपुट ऑपरेशन और इनपुट ऑपरेशन या स्टोरेज ऑपरेशन के स्टोरेज ऑपरेशन के अंदर हमने जिस तरह यहाँ पे देखेंगे राइटिंग डेटा, तो स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड ड्राइव या यूएसबी जैसे ऑलरेडी हम पहले बात कर चुके हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन बेसिकली इसको डिस्कस करने से पहले एक और चीज़ जो यहाँ पे मुझे आपको बतानी है वो है टाइप ऑफ कंप्यूटर। टाइप ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर जिनमें कंप्यूटर फॉल करता है। एक होता है जिस तरह डिजिटल कंप्यूटर आपके सामने है, दूसरा इसके अंदर होता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो कि कंटिन्यूस डेटा के ऊपर काम करता है, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी है या फिर हम हीट है, तो कंटिन्यूस फॉर्म के अंदर थर्मामीटर के अंदर हम जो चेक करते हैं अपना टेम्परेचर या इस तरह के, तो ये इस तरह की जितने भी डिवाइसेस हैं ये एनालॉग कही जाती हैं। गाड़ी का मीटर, गाड़ी के अंदर अब स्पीडोमीटर जो हम देखते हैं कि कांटा ऊपर जा रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें, पहिया घूमता है, कंटिन्यूस घूमता है और कंटिन्यूसली वो डेटा इनपुट देता है। इनपुट के बाद हमारे मीटर के ऊपर आ रहा होता है कि भाई स्पीड या उसका आरपीएम इस स्पीड के साथ चल रहा है। सो इस तरह के जितने भी डिवाइसेस हैं उनको हम एनालॉग मशीन्स कह सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर सिस्टम के अंदर भी एनालॉग सिस्टम हैं। दूसरा जो डिजिटल कंप्यूटर जिसके अंदर डिस्क्रीट नंबर्स
जो कि वंस एंड ज़ीरोस के फॉर्म के अंदर ये सारा डेटा प्रोसेस होता है। और तीसरी जो टाइप है हाइब्रिड सिस्टम कॉम्बिनेशन होता है बेस्ट फीचर्स ऑफ डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर। बेस्ट फीचर जो भी एनालॉग सिस्टम के हुए यानी कि स्पीड हो गई, इसी तरह आपकी जो एक्यूरेसी है यानी कि एनालॉग सिस्टम के अंदर बुनियादी तौर पर स्पीड ज़्यादा होती है, उसकी प्रोसेसिंग पावर कंपैरेटिवली डिजिटल कंप्यूटर के मुकाबले में ज़्यादा होती है, लेकिन एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर की 100% होती है। यानी कि आप आजकल गाड़ियों के अंदर शायद आपने मॉनिटर किया हो इस चीज़ को कि कुछ गाड़ियों के अंदर स्पीड मीटर अब डिजिटलाइज हो गए हैं, यानी कि नंबर्स के फॉर्म में आपको पता चलता है कि इसकी एग्जैक्ट स्पीड क्या है। लेकिन दूसरे केसेस में जो पुराने टाइप की गाड़ियाँ हैं उसके अंदर वो कांटा होता है, तो उसके अंदर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 60 है कि 61 है कि 62 है, लेकिन डिजिटल मीटर के अंदर आपको एग्जैक्ट पता चलता है कि ये 62 स्पीड है या 60 स्पीड पे चल रहा है। सो ये बेसिकली चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे हम जो अभी डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमारे पास डिफरेंट मतलब पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि इनको क्लासीफाई किया जाता है तो क्यों, हालांकि डिजिटल कंप्यूटर है। तो यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ है कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स दैट मेक कंप्यूटर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो फैक्टर्स क्या क्या हैं कि जिसके अंदर उसकी फ़िज़िकल साइज़ है, उसकी कॉस्ट है, उसकी स्पीड है। सो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, यानी कि आप साइज़ को देखेंगे, उसके कास्ट को देखेंगे और उसकी स्पीड को देखेंगे। तो बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स कंप्यूटर आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज, जिसमें सबसे पहले सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है और माइक्रो कंप्यूटर है। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली सुपर कंप्यूटर से। ये आजकल लेटेस्ट तो नहीं है, लेकिन टॉप ऑफ ये बेसिकली सुपर कंप्यूटर की एक पिक्चर है जो कि आप भी गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। अब ये नॉर्मल कंप्यूटर जो हम देखते हैं उसके मुकाबले में डिफरेंट है, और इसकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है हमारी सोच है, यानी कि हम जो चीज़ सोचते हैं कि भाई ये हमारा सिस्टम कितना अच्छा है, ज़बरदस्त है, तो ये तो उससे कई लाखों मरतबा स्पीड वाइज, यानी कि आप यहाँ पे देखें कि ये एक सिस्टम है जो कंप्लीट आपके सामने है और डिफरेंट रैक्स के अंदर एक ही सिस्टम है जो कि काम कर रहा है। तो एक तो इसकी साइज़ बड़ी हो गई, दूसरा यानी कि अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहूँगा कि हमारे सामने एक और नॉर्मल पीसी है जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ, ये वाला। इस पीसी के अंदर और इस सिस्टम के अंदर आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितना ज़मीन, ये सिस्टम है पूरा का पूरा जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में ये सिस्टम कितना डिफरेंट है, कितना बड़ा है, और डेफिनेटली इसकी कास्ट भी डिफरेंट होती है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये सिस्टम मुख्तलिफ़ मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे जिस तरह लगा है आपके बुक के अंदर भी दिखाया गया है कि सुपर कंप्यूटर्स आर लार्जेस्ट, the most expensive and the most powerful computers. They are used to process complex calculation as well as designing and controlling of complicated machines. आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ मुझे बतानी है कि हम लोग 28 मई हर साल यौम तकबीर के नाम से मनाते हैं। आप में से मुझे अंदाज़ा नहीं कि कितने लोग इसको जानते हैं। 28 मई हम लोग मनाते हैं, और इसकी वजह ये है कि ये वो दिन है जिस पे पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि हम लोग एटमी ताकत हैं। लेकिन डिफरेंट सोर्सेस ये बात पहले से मतलब बताते थे कि जी पाकिस्तान एटमी ताकत है, हालांकि पाकिस्तान ने कोई एटमिक कोई एक्सप्लोजन नहीं किया था, उसने कोई टेस्ट नहीं किया था, लेकिन फिर भी कहते थे। कैसे इतनी श्योर थे कि भाई हम लोगों ने सारा काम कर लिया। ये सुपर कंप्यूटर हैं, इस तरह के सिस्टम्स हैं जिनके अंदर वो सिमुलेशन चलाते हैं। इस तरह के इसके अंदर 2 तरह के टेस्ट होते हैं। बेसिकली एटॉमिक के अंदर जो मैंने पढ़ा है उसके अंदर 2 तरह के, एक हॉट टेस्ट होता है, एक कोल्ड टेस्ट होता है। कोल्ड टेस्ट के अंदर
सारा प्रोसीजर, सारा सिस्टम उसी तरीके से होता है जो कि एक रियल सिस्टम होता है। उसके अंदर वो बता दें कि यूरेनियम इतनी, उसके अंदर ये बता दें कि जी ये फ़लाँ एक्सप्लोजन इतना, फ़लाँ ये इतना, डिफरेंट पैरामीटर्स के अंदर जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो उस सिस्टम के अंदर, कंप्यूटर के अंदर दे देते हैं। तो वो जब बटन प्रेस करते हैं तो ये सुपर कंप्यूटर प्रोसेस करता है और फिर रिज़ल्ट सामने ले आता है कि भाई आप लोग जिस फार्मूले के तहत, जिस प्रोसीजर के तहत ये सारा काम कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट्स ये हैं। या इसको भी छोड़ें, इसको भी साइड भी करें, हम लोग कहते हैं कि ये सेंटोरस मॉल है या इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो आपको क्या लगता है कि जो इंजीनियर्स हैं वो पहले बिल्डिंग खड़ी करते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई इतना ज़िलज़िला आएगा तो वो बिल्डिंग खड़ी रहेगी कि नहीं खड़ी रहेगी? तो ये तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि कोई भी इस तरह नहीं करता है। तो ये सिस्टम होते हैं जो इस तरह के एनालिसिस के अंदर यूज़ करते हैं कि भाई हम लोग इस तरह का बड़ा काम करने जा रहे हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हम लोग करने जा रहे हैं, तो क्या आया जिस तरीके से हम फिज़िकली करेंगे क्या वो वाकई उतना पायदार होगा कि नहीं होगा? वो सारी चीज़ें टेस्ट करने के बाद, सिस्टम्स के अंदर एनालिसिस करने के बाद फिर जाके एक्चुअल में काम शुरू करते हैं। न्यूक्लियर रिसर्च हो गया, जिस तरह वेदर फॉरकास्टिंग हो गया, जिस तरह मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको इसी लेक्चर के अंदर। तो ये सुपर कंप्यूटर हैं जो कि बहुत स्पीड के साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को, कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं वेरी लो टाइम के अंदर, ताकि वो पाकिस्तान सुपर कंप्यूटर जिस तरह यहाँ पे एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको उसकी पिक्चर भी दिखाई। दूसरे नंबर पे मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं। ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की पिक्चर है जो कि आपके सामने है, और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको मैं बता दूं इंडिया के अंदर बन रहा है। हम लोग बहरहाल इसके मुकाबले में बहुत पीछे हैं। तो ये इंडिया के एक सेंटर की तस्वीर है जहाँ पे IBM कंपनी, जो अमेरिकन कंपनी है बुनियादी तौर पर, लेकिन वो असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम इंडिया के अंदर करते हैं। लेकिन बहरहाल डजेंट मैटर कि वो इंडिया है या अमेरिका है, हमारा इससे कंसर्न नहीं है। हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि देखें ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है, और इस तरह के मेन फ्रेम कंप्यूटर डिफरेंट साइज़ के अंदर आते हैं, और इनका जो बुनियादी काम है वो क्या है? मेन फ्रेम। ये भी बड़े साइज़, मतलब इनका भी लार्जर साइज़ होता है, एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली कम होते हैं जो कि सुपर कंप्यूटर के मुकाबले में। और सब ये यहाँ पे टिपिकल मेन फ्रेम कंप्यूटर ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, मतलब खरबों इंस्ट्रक्शन ये एक सेकंड के अंदर परफॉर्म कर लेते हैं। बैंक्स के अंदर इनका, ये बैंक्स के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, या रिसर्च सेंटर, साइंटिफिक लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। सो इनका पर्पस भी बड़ा होता है। ये कंट्री लेवल के जिस तरह ATM मशीन्स हैं, अब ये पूरे कंट्री के अंदर डिफरेंट मशीन्स लाइव कनेक्टेड होते हैं सिंगल सिस्टम के साथ, और इवन मल्टीपल ब्रांच, मतलब मल्टीपल जो बैंक्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स के। यानी कि मेरा अकाउंट है MCB के अंदर फॉर एग्जांपल, और मैं विथड्रॉ कराना चाहता हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से, उसके ATM के अंदर मैं अपना कार्ड इंसर्ट करता हूँ तो मेरे पैसे MCB के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे। यानी कि वो सारी प्रोसेसिंग जो MCB का बैंक करेगा, लेकिन वो कनेक्टिविटी होती है अपनी जगह पे। सो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर इस तरह के लार्ज सिस्टम्स में यूज़फुल होते हैं या यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद उसके मुकाबले में और कम पावर का जो दूसरा सिस्टम होता है उसको मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। मिनी कंप्यूटर लाइक माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजी के ये जियान सिस्टम्स होते हैं जो कि मिनी कंप्यूटर के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। यानी कि एक छोटा सा इदारा जिसमें कैलकुलेशन का काम होता हो या उसके डेटा की प्रोसेसिंग का काम होता हो, तो ये नॉर्मल PC के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल होता है। इसकी रैम स्पेशलाइज्ड होती है और इसकी प्रोसेसिंग बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू आपके नॉर्मल सिस्टम का। सो ये मिनी कंप्यूटर कंपैरेटिवली कम होते हैं मेन फ्रेम से, और ये बेहतर होता है माइक्रो कंप्यूटर से जो कि हम लोग अपने घरों के अंदर यूज़ करते हैं या लैपटॉप्स की सूरत में हमारे सामने होता है। तो ये माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पे स्मॉलेस्ट जो सिस्टम है, लेस एक्सपेंसिव है, और सबसे जो लास्ट कैटेगरी के अंदर
हम जो कंज्यूमर्स हैं उनके जो इस्तेमाल के अंदर आता है वो ये माइक्रो प्रोसेसर है, और इसमें माउस कीबोर्ड जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं वो इसी तरीके से यूज़ हो रही होती हैं। सो ये हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, और जो आज का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्न यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन टुडेज़ लाइफ। मॉडर्न यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन टुडेज़ लाइफ, इसमें डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास। सबसे पहले मोबाइल कंप्यूटिंग। मोबाइल कंप्यूटिंग का मतलब कि आजकल के दौर में हम लोग अगर मोबाइल अपने जेब में नहीं रखते तो हम लोग समझते हैं कि यार इसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, बिकॉज कि इस छोटी सी चीज़ ने, छोटी सी डिवाइस ने, जो कि पोर्टेबल आप कहीं पे भी लेके जा सकते हैं, इसने हमारी ज़िंदगी को कनेक्ट कर दिया है हर चीज़ के साथ। हम परचेज़ कर सकते हैं, हम डेटा सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं, हम कॉल्स कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और ये सारा वायरलेसली कहीं पे भी बैठ के। सो ये मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस इन्होंने आजकल की ज़िंदगी के अंदर हमारी लाइफ को बड़ा इजी कर दिया है। डिसएडवांटेज के तौर पर इसमें ये हम कह सकते हैं कि भाई इसने हमारी ज़िंदगी को अजाब कर दिया है, लाइक इस तरह की चीज़ें कुछ लोग कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग इसको अपने लिए अजाब बनाते हैं या नहीं बनाते। जिस तरह हर चीज़ के पॉजिटिव मेरिट एंड डीमेरिट्स अपनी जगह पे दोनों चीज़ें होती हैं, तो लेकिन इसके जो एडवांटेजेस के अंदर चीज़ है कि फास्ट कर दिया है, इसने टाइम की बहुत बचत कर दी है। कि पहले जो एक चीज़ हम खतूत के ज़रिए भेजा करते कि भाई ये चीज़ इस तरह करनी है या वो इस तरह करनी है, हम डायरेक्ट हम व्हाट्सएप पे पिक्चर ली डायरेक्ट भेज दिया, सेकंडों के अंदर सारी चीज़ वहाँ पे पहुँच जाती है। उसने हमारे काम के स्पीड को बढ़ा दिया है, परफॉर्मेंस को बढ़ा दिया है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी को कहीं से कहीं पहुँचा दिया है। कि एक बंदा जो पहले इतना सा काम करता था, लेकिन इन डिवाइसेस की मदद से हम लोग अगर पॉजिटिव तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि तो हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ जाके पहुँच सकते हैं। दूसरे साइड पे जो दूसरा इसके अंदर हमारे पास आजकल के मॉडर्न सिस्टम के अंदर चीज़ आती है वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे कोट करूँगा। मैंने एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का एक प्रोजेक्ट देखा था, जिसमें उसने क्या किया था कि एक वेब एप्लीकेशन बनाई थी। वेब एप्लीकेशन मतलब एक वेबसाइट बनाई थी, आप आसान अल्फाज में समझ लें। उस वेबसाइट को उसने इस तरीके से सिस्टम बनाया था कि जिसमें वो अपने घर के जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को वो उसी एप्लीकेशन, उस वेबसाइट के थ्रू कंट्रोल कर रहा था। यानी कि मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि मैं घर जा रहा हूं, अभी मैं आधा किलोमीटर फासले पे हूं, तो उसने एसी को ऑन कर दिया कि भाई मैं जैसे अपने कमरे के अंदर पहुंचूं मेरा एसी पहले से ऑन हो। इधर से मोबाइल के अंदर उसने सिंगल एक बटन पहले प्रेस किया और वहाँ पे उसका एसी ऑन हो गया। और ये कैसे होता है? इंटरनेट के थ्रू। सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं इंटरनेट के थ्रू, और कंट्रोल कर रहा है इंटरनेट के थ्रू। आप मिसाल के तौर पर ऑफिस में पहुँचे, आपको पता चला कि ओहो मैंने तो लॉक ही नहीं किया था। जस्ट मोबाइल निकाला, वेबसाइट ओपन की, अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को देखा, आपको पता चला कि 2 पंखे भी मैं छोड़ के आया हूँ जो चल रहे हैं, अभी टक बटन दबाया पंखे बंद। इसी तरह कुछ और। तो मकसद कहने का ये है कि इस तरह की चीज़ें आप इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस तरह के काम को यूजिंग नेटवर्क, जिस तरह यहाँ पे लिखा भी है कि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड फिजिकल डिवाइसेस। अब जिस तरह हम लोग कहते हैं कि ये ट्रैकर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर, ट्रैकर लगा हुआ, तो ये ट्रैकर क्या करता है? आपकी गाड़ी को सारा मॉनिटर कर रहा होता है, गाड़ी कहाँ पे गई, हाउ, कैसे। बिकॉज कि आपकी गाड़ी डेटा इनपुट दे रही है थ्रू सैटेलाइट कनेक्शन के, और वो डेटा जा रहा है आपके सिस्टम पे। वहाँ से आपको पता चलता है कि जो आप किस स्पीड से गए, रुके कितनी देर के लिए, किस रूट से गए, कहीं पे इंजन बंद हुआ, कहीं पे इंजन चला। इवन आप ये भी कर सकते हैं अगर इस दायरे से ये गाड़ी बाहर निकले तो ऑटोमेटिकली इसका इंजन सीज हो जाए, इसका इंजन बंद हो जाए। तो ये कैसे कर रहे हैं? ये इसको कहते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो इसका जो आजकल कॉन्सेप्ट है कि स्मार्ट होम्स, जो आजकल की एप्लीकेशन में, मतलब आजकल के दौर के अंदर स्मार्ट होम्स का कॉन्सेप्ट ये कि सारी चीज़ें आपके
मोबाइल के अंदर आ जाएं, आपके लैपटॉप के ऊपर आ जाएं थ्रू इंटरनेट के, कि आप सारे काम बैठ के अपने लैपटॉप के ऊपर कर सकें, मोबाइल फ़ोन के थ्रू कर सकें। इसमें थर्ड जो चीज़ है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इसमें सिंपल सी चीज़ है कि हम जितनी भी एप्लीकेशंस हैं या जितने सॉफ्टवेयर हैं हमें पसंद आते हैं, हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अब हमें इस काम को करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें अगर कोई MS ऑफिस यूज़ करना हो तो हम जस्ट लॉगिन अपना एंटर करेंगे और लॉगिन के बाद MS ऑफिस हमारे सामने है। यानी कि हम MS ऑफिस के जो लेटेस्ट फीचर्स हैं, एक्सेल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, वर्ड के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, वो सारे के सारे हमें ऑनलाइन मौजूद हैं और हमें अपना वो सारा डेटा मिल रहा है। और हम लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है डिसएडवांटेज के तौर पर, कि यहाँ पे लिखा भी हुआ कि डिसएडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, कि आपको रिक्वायर होता है हाई स्पीड डेटा कनेक्शन, यानी कि अच्छे स्पीड की इंटरनेट चाहिए। तो आपको अपने नॉर्मल सिस्टम के ऊपर भी वो सारे काम कर सकते हैं, यानी कि आपकी कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव इतनी बड़ी नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं भाई फ़ोटोशॉप चलाऊँ, तो फ़ोटोशॉप कैसे चलाएँगे, या आप चाहते हैं कि भाई मैं फ़लाँ काम करूँ तो कैसे करेंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग ने ये सारा काम आसान कर दिया। आपको कोई भी चीज़ अपने लोकल सिस्टम के ऊपर लाने की कोई ज़रूरत नहीं, जस्ट लॉगिन करें, आपका वो सारा सॉफ्टवेयर, सारी चीज़ें आपके पास ऑनलाइन अवेलेबल है। सो इसको कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। सो इसके अलावा डेटा सेंटर्स के अंदर ये एक सेंट्रलाइज्ड डेटा लोकेशन होती है। अब हम अगर एग्जांपल ले लें तो नादरा के अपने डेटा सेंटर्स हैं, जहाँ पे सारे जो सिटीजन्स हैं उनकी पर्सनल डिटेल्स इस डेटा सेंटर के अंदर मौजूद होती है। अब ये डेटा सेंटर मुख्तलिफ़ जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं उस पे मुश्तमिल होती है। इसके अलावा हाई स्पीड कनेक्शन इसके साथ लिंक्ड होती है। इसके अलावा इसमें एयर कंडीशन रिक्वायर्ड होती है और सारी जो एक प्रिकॉशंस होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और ये एक सिंगल बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है डेटा सेंटर। मतलब कहने का कि ये बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी डेटा होता है वो जिस जगह पे इकट्ठा रखा जाता है, एक जगह पे उसको एक ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, उस चीज़ को हम डेटा सेंटर कहते हैं, कि जिसमें हमें सेंट्रलाइज सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिल जाएं, बजाय कि एक डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, वो अपडेटेड है कि नहीं है, दूसरा डेटा वहाँ पे पड़ा हुआ है, पता नहीं वो कितना डेटा पुराना है। तो डेटा सेंटर के कॉन्सेप्ट ने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। उन्होंने एक्चुअल्स जितना भी सारा डेटा है एक ही जगह पे रखा, ताकि जो भी अपडेशन हो, जो भी इंसर्शन हो, वो सारी की सारी एक ही जगह से हो रही हो। अब ये नहीं है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एग्जांपल अगेन बैंक का दूंगा कि बैंक्स के अंदर कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि भाई आपके अकाउंट के अंदर पहले 10,000 पड़े हुए थे तो अब 5,000 हो गए, जो कि पुराना डेटा था, अब वो आ रहा है। इस तरह कभी भी नहीं होता। वो आपको एक्यूरेट हर चीज़, सारी चीज़ें बताता है। सो इसके साथ ही आज का जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।